हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कब लाया गया था। वो आज की क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा लेसन थर्ड है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सभी लोग शांत रहो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब अगर कोई पूछता है आपसे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जवाब क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? अब सबसे पहली बात यह कि देखो, इस नाम से पता चल रहा है जीएसटी मतलब गुड्स, मतलब जानते ही हो आप लोग, वो माल वो वस्तु, और सर्विस मतलब सेवा, और टैक्स मतलब कर। मतलब इसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। जो जीएसटी है वो क्या है? वस्तु सेवा कर है। मतलब जो जीएसटी लागू होता है किसी वस्तु पे लागू होता है और किसी सर्विस पे लागू होता है। अब सवाल यह कि सर ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, टैक्स होता क्या है? क्योंकि सबसे पहले इतना तुमको क्लियर हो गया कि जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है और ये लागू किस पे हो रहा है। आ जाओ, आगे आ जाओ, सब एक ही बैठे हो क्या? चलिए ध्यान देना। तो यह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। यह ऐसा कर है जिसकी किसी गुड्स और सर्विस पे लागू होता है। लेकिन सवाल है कि सर ये गुड्स और सर्विस के बारे में तो जानता हूं मैं कि गुड्स किसे कहते हैं, सर्विस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा टैक्स किसे कहते हैं। ठीक है, जब अगर टैक्स हमको क्लियर हो जाए तो हम आसानी तरीके से इसके बारे में समझेंगे, तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा और रियल में पता चलेगा भी कि टैक्स रियल में लागू क्यों हुआ और क्यों हमेशा रूल चेंज होता रहता है और टैक्स देना क्यों जरूरी है, इससे क्या हमको बेनिफिट है, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और समझने वाले। तो चलिए, इसीलिए मैं मेन टॉपिक लिखा है, वो लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब सबसे पहले हम टैक्स के बारे में जानने वाले हैं। मतलब जीएसटी का टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जब टैक्स समझ लेंगे तो बेटर तरीके से हमको जीएसटी के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं कि टैक्स होता क्या है और यह क्यों लागू होता है, गवर्नमेंट क्यों लागू किया है और क्या इसका रीजन है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। तो देखो, इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसको पहले पढ़ते हैं और फिर से मैं एक एक करके समझाऊंगा, बताऊंगा। तो देखो, बताया जा रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। मतलब ध्यान देना, जो गवर्नमेंट का जो इनकम का जो मुख्य स्रोत है, क्या जी, जो गवर्नमेंट का जो इनकम का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? एक प्रकार का टैक्स ही है। अब जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है वो कैसे लेता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर कोई कहता है कि टैक्स क्या होता है, तो समझ जाओ एक प्रकार का टैक्स गवर्नमेंट का मुख्य इनकम का एक स्रोत होता है, जो कैसे कलेक्ट करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मीन्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब अगर कोई कहता है कि टैक्स क्या होता है, तो बता सकते हो कि जो टैक्स क्या है हमारा, ये गवर्नमेंट का एक इनकम का मुख्य स्रोत है। सबसे ज्यादा जो इनकम होता है गवर्नमेंट को, वह कहां से होता है? टैक्स से होता है। और जो गवर्नमेंट टैक्स लेता है, कलेक्ट करता है, वो कैसे कलेक्ट करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर से देखो, दूसरे शब्दों में बताया जा रहा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब यूं कह सकते हो, दूसरे शब्दों में बता सकते हो कि क्या टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है। क्या है जी? टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। कौन गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मतलब हमारे भारत में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो लोग का शासन चलता है, किसका किसका? जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो, मतलब मेन पावर हमारे यहाँ जो दिया गया है, ठीक है, स्टेट की बात करें तो सीएम और देश की बात करें तो पीएम। तो ये बोला गया है कि जो टैक्स होता है फाइनेंशियल चार्ज होता है, जो किसके द्वारा लिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिया जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिया जाता है। तो आप बताओ, अगर यूपी के हम लोग हैं तो जो टैक्स देते हैं हम लोग, वो कहाँ कहाँ जाता है? तो कुछ पैसा जाता है योगी जी के पास, और कुछ पैसा जाता है मोदी जी के पास। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल वो रख लेंगे लोग, मतलब इस तरह शासन उन्हीं का है, और उस पर पैसे को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे खर्च करने हैं, किस फंड के लिए देना है, उन्हीं लोग का कंट्रोलिंग है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो राज्य सरकार है हमारा, ठीक है, अब योगी जी का है, केंद्र सरकार है मोदी जी का है, तो जाहिर सी बात हम लोग टैक्स इन्हीं लोग को देते हैं। ठीक है, तो दो आप बता सकते हो, अगर कोई पूछता है कि हमारा टैक्स टैक्स किसे कहते हैं, तो बता सकते हो कि टैक्स एक प्रकार का गवर्नमेंट का इनकम का मुख्य स्रोत होता है, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वसूलता है। चलो, अगर इससे अगर उसको समझ में नहीं आता तो बता सकते हो कि टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है। अब जाहिर सी बात है, अब क्यों वसूला जाता है, रीजन क्या है? तो देखो, ये टैक्स आज से नहीं है, बहुत पहले से। यह टैक्स जो है ना, यहाँ से नहीं है, पहले से है। पहले लोग राजा महाराजा लेते थे, जिस राज्य में रहते थे लगान लेते लोग, समझे ना? उसके बाद से मान लो खुद हम लोग गुलाम भी रहे, अंग्रेज लगा लेते थे, कर लेते थे। बोलो, मतलब जिसके शासन में हम लोग रहते हैं, जिस घर में हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाहिर सी बात है उस परिवार को कुछ देना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी सही से आप लोग का मैनेजमेंट हो पाएगा, देख रेख हो पाएगा। तो वैसे जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिस हम देश में रहते हैं, ठीक है, वहां पे जो जनता होता है, आम जनता, वह उस राजा को, ठीक है, टैक्स देना पड़ता लगान के रूप में। तो पहले लोग राजा लेते थे, वो क्या करते थे, आम जनता पे लगान लगाते थे, उसी को बोलते थे टैक्स। तो पहले पैसा तो होता नहीं था, लोग बोलते थे, काटते थे, कुछ हिस्सा लाके दे देते थे। बोलो, यही होता था। ठीक है, खुद ही हम लोग गुलाम भी रहे, ठीक है, अंग्रेज वाले भी लेते थे ये सब। ठीक है, तो धीरे 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 तो ये सिस्टम बनाया गया, और संविधान में ऐसा लिखा गया, बनाया गया रूल कि जहां पे आप रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा, अपने कमाई का कुछ हिस्सा। अगर वहां की कंट्री का, ठीक है, सर्विस लेना है तो, और स्टेट का सर्विस लेना है तो जाहिर सी बात है जिस राज्य में रहते हैं तो राजा का बात मानना पड़ेगा, नहीं तो उस राज्य से निष्कासित कर दिए जाएंगे, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ठीक है, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो वैसे हम भारत में रहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होता है एक सिस्टम बनाया है, संविधान में लिखा गया है कि टैक्स रियल में जो जाता है गवर्नमेंट के पास से क्या क्या करता है। ठीक है, तो यही पैसा हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, और यही एक एक रुपया गवर्नमेंट को देते हैं। तो कुछ दिन के बाद, 2 4 10 साल के बाद, ठीक है, वही पैसा हमको 1 लाख 2 लाख में या 10,000 5,000 में कन्वर्ट होकर चला आता है, लेकिन वो सबको नहीं मिलता है। टैक्स तो सब लोग देते हैं, ये रूल है। आप बताओ, जैसे इतने लोग बैठे हो, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, अब सपोज हम लोग जिस कंट्री में जिस स्टेट में रहते हैं तो टैक्स तो सभी लोग देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो उसका सुविधा देता है वो सबको नहीं देता, कुछ ऐसे लोगों को देता है जो उस लायक होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे फंड होते हैं जो सबके लिए है। जैसे मान लो गवर्नमेंट रोड बनवाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको चलना है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए। तो ये फंड आते हैं, पहले देखते थे आप लोग सड़कें कितनी खराब होते थे, अब बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। बोलो, वो कहाँ से पैसा आता है, वो टैक्स से ही कलेक्ट होता है, उसके लिए एक अलग फंड बनाया गया है। अब मुझे लगता है जितने लोग बैठे हो, अब मैक्सिमम लोगों का स्कॉलरशिप आया होगा, ठीक है, आपने एडमिशन करा 4 5 हजार लगा के, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 9,000, किसी का 8,000 आया। मतलब मैक्सिमम लोग का, अरे 100 लोग भरे तो उसमें से 100 लोग का आएगा नहीं, 70 80 लोग का आया होगा, 50 लोग का भी आया होगा। ठीक है, वो फंड कहाँ से आते होंगे, यही जब टैक्स होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए,
ठीक है, स्कॉलरशिप वाला अलग, ठीक है। अब अलग अलग फंड के हिसाब से गवर्नमेंट इसको क्या करता है, आपके पास पहुंचाता है। सब कुछ छोड़ दो, एक ग्राम सभा मान लो 5,000 लोग हैं, तो जाहिर सी बात, तो कोई सर्विस खरीदते होंगे टैक्स देते होंगे, कोई गुड्स खरीदते होंगे तो टैक्स देते होंगे। तो आप बताओ, इसमें 3 लाख रुपए का आवास मिल रहा है, क्या आवास सबको मिल जा रहा है क्या? नहीं, मतलब जिसका झोपड़ी है उस लायक है, या प्रधान जी जिसको चाह रहा है उसको मिल जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ले वो देख, ठीक है। तो वही बताओ, ये तो सारे गांव के लोग दे रहे हैं ना जी। एक किसी पर्सन को मिल रहा है 2 लाख 3 लाख, तो वो भी तो टैक्स दिया होगा, 2 रुपया 4 रुपया दिया होगा, लेकिन वो नहीं दिखता है, क्योंकि सामान खरीदते समय गवर्नमेंट ले लेता है, सर्विस खरीदते समय हम लोग गवर्नमेंट को दे देते हैं। फिर वही जब 3 लाख रुपया आता था, अरे यार, क्या योगी सरकार, क्या हमारे ये प्रधान जी थे, इस पर आवास हमारे दिलवा दी, ठीक है, हमारा घर बन गया। ठीक है, तो बहुत सारे फंड आते रहते हैं। अब तो पेंशन योजना है, करोड़ों हर महीने, मतलब 3 महीने में करोड़ों रुपए आते हैं फंड। अब चाहे विडो पेंशन हो, ठीक है, या हैंडीकैप पेंशन हो, या ओल्ड पेंशन हो, ये 3 पेंशन तो हर गवर्नमेंट देता है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन। ठीक है, आप लोग सर्च करना, हर 3 महीने में लगभग, ठीक है, 40 करोड़ से ज्यादा रुपए केवल यूपी में हमारे आता है पेंशन, हर 3 महीने पे। ठीक है, स्कॉलरशिप के साइट पे आप लोग जाना, वहां पे भी मान लो दूसरा साल भर में एक बार देता है। तो अलग अलग फंड बनाए गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट के पास मशीन है, वो छापता रहता है, वो पैसा आता रहता है। ये तो मान लो जनसंख्या हम लोग किस पे है इस समय, उससे पहले पे आ गए हैं। चलिए, तो आप बताओ, अगर ऐसा रहता तो मोदी जी क्या करते, सबके घर एक मशीन भेज देते, लीजिए पैसा छापते रहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट पैसा छापता नहीं है, एक रूल बनाए गए, एक नियम बनाए गए, कुछ मुद्राएं जमा करने हो तो उसके हिसाब से उतना पैसा निकाला जाता है, छाप के निकाला जाता है। लेकिन ऐसा रूल नहीं है कि जो कंट्री चाहे उतना पैसा छापता रहे। ठीक है, तो पैसे का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो ना कोई काम करेगा, अब सबके पास पैसा है, तो काम करने कहाँ जाएगा? आज जब काम नहीं करेगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो हम ही किसान है, एक बार पैसा है ही है, जरूरी है ही नहीं कुछ किसी काम का, तो मैं खेती करूंगा नहीं, तो खाओगे कैसे? तो पैसों लेके क्या, पैसा खाओगे आप लोग? नहीं, बोले इसके लिए रूल बनाए गए हैं कि इसका महत्व दिया गया है कि पैसे का वैल्यू है, उसके चलते लोग क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और यही नहीं रहता, पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो जानते हो क्या करते, तब पैसे में लोग नहीं दौड़ते, तब ये काम करने में दौड़ते ज्यादा। ठीक है, बस कैसे खाना मिल जाए। तो ध्यान देना, जहां पर रहते हैं वो एक रूल होता है, वहां पर उस नियम को पालन करना पड़ेगा। जिस कंट्री में, जिस राज्य में रहते हैं, ये यह समझो कि यहाँ पे जैसे राजा लगान के रूप में लेते थे टैक्स, वैसे ही गवर्नमेंट संविधान में बनाया गया टैक्स लेता है। और टैक्स का क्या करता है, तो अलग अलग फंड में देता है, जिससे हमको कई सारी सुविधाएं हमको मिलती है। जैसे मैंने 2 4 एग्जाम्पल बताया, बोलो। अब मान लो एक ट्रेन ही चलवाता है, क्या आप लोग 10 रुपए 15 20 रुपए देते हो जो, ठीक है, उतना दूरी तक, लंबे दूरी तक, क्या उतना उसका खर्चा चल जाता होगा क्या? नहीं चल जाता, एक सुविधा के अनुसार वो लेता है। अगर नहीं लेता ना, इतना भीड़ लग जाता कि बैठने का जगह नहीं मिलता। एक रूल बनाया है, नहीं तो इतनी दूरी पे मान लो हम लोग चले जाते हैं, पटौना से लखनऊ चले जाएंगे, ठीक है, 200 300 रुपए में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यही चले जाओ आप लोग दूसरी सवारी से तो ज्यादा लगेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक सुविधा लाया है, ठीक है, तरीका लाया। मुझे लगता है जितने उसमें रहते हैं एम्प्लॉय काम करते हैं, और जितना ट्रेन का खर्चा उतना उसको दे देता है वो। ठीक है, 1 1 लाख 2 2 लाख उन लोग का सैलरी रहता है। तो गवर्नमेंट को फायदा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं फायदा होता है। एक तरीका लाता है, हाँ, लेकिन चोरी सभी लोग करते हैं। अगर 100 रुपए आएगा, ठीक है, तो कोई बहुत गवर्नमेंट ईमानदार है तो 90 रुपए खर्चा करके 10 रुपए चुराएगा, ठीक है, रखेगा अपने फ्यूचर के लिए। और कोई बहुत ईमानदार है तो 100 रुपए में 80 रुपए खा लेगा, 20 रुपया खर्चा करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात देख ही रहे हो आप लोग, इस समय क्या हुआ, पहले क्या था, इस समय क्या है। तो जैसा जैसा गवर्नमेंट होता, टैक्स तो पहले कम जाते थे, इस समय टैक्स थोड़ा ज्यादा जा रहा है। ठीक है, पहले चोरी ज्यादा होती थी, काम कम होते थे, इसमें टैक्स भी ज्यादा जा रहा है और काम भी ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि नहीं बहुत लोग आ गए इससे, योगी बाबा हर जगह छा गए, छा गए ना। तो वैसे ही तो काम पे छाए हैं, ठीक है, और कुछ लोग नाम पे छाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक क्लियर है? बोलो। फिर से देखो, तीसरे शब्दों में एक और शब्द बताया जा रहा है, क्या कि ये टैक्स इज ए फी। टैक्स क्या है, एक फी है। जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हो ना, और मैं आपको सर्विस देता हूँ तो क्या देते हो आप, फीस देते हो। अगर नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत करूँ तो 2 3 दिन पढ़ाऊंगा, उसको तो वापस कर दूंगा। वैसे गवर्नमेंट कहता है कि अगर मेरे यहाँ रहते हो
तो अगर कोई गुड्स खरीदते उस पर टैक्स नहीं दोगे, आप कोई सर्विस खरीदते उस पर टैक्स नहीं दोगे, तो मैं आपको सर्विस नहीं दूंगा। तो आप बताओ, किसी व्यापारी के पास गए और एक कपड़ा खरीदने गए और हम कह दिए टैक्स नहीं देंगे, तो कहेगा जाइए हम कपड़ा नहीं बेचेंगे। तो कहाँ कहाँ जाओगे? गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं आता है, कोई बिजनेस मैन नहीं लेता आपसे, वो गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, अब योगी जी अगर कहे हमको पैसा दो टैक्स, तुम कहीं वोट में नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वह बिजनेसमैन हमसे वसूल लेते हैं, और जाहिर सी बात उनको टैक्स नहीं देंगे तो वो सामान हमको देंगे नहीं, और जाहिर सी बात मुझे जरूरी है, खाना चाहिए ही, पहनना चाहिए ही, बहुत सारी सर्विस चाहिए, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आप लोग सब कुछ छोड़ दो, मोबाइल का रिचार्ज कराते हो ना, उस पर 18% टैक्स है। अगर 299 रुपए रिचार्ज कराते हो तो माइनस कर लेना, उसमें 18% जोड़ लेना, उसके बाद से समझ लो उतना पैसा हमने दिया है। मतलब रिचार्ज पे 18% टैक्स है, कैलकुलेशन कर लो आप कितना पैसा। ठीक है, हाँ, कपड़े पे 12%, हाँ हाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 28 है, कुछ पे 18 है। तो हर सामान आप बताओ, सभी लोग टैक्स देते हो, आपको दिखता नहीं है लेकिन देते सभी लोग टैक्स है। मान लो कपड़े सबके पास है, कपड़ा खरीदते ही खरीदते हो, 12% रुपए दिए, और मुझे लगता है कि कुछ भी ना 2 दिन में खाएंगे चलेगा, एक मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सभी लोग टैक्स देते हैं। क्लियर है? तो चलिए, क्या है टैक्स, क्या है, एक फी है, और बताया जा रहा है दिस इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। यह किस पे चार्ज ये लगाया जाता है? गवर्नमेंट जो चार्ज लगाता है वो किस पे लगाता है जी? किसी बिजनेस या किसी पर्सन पे। ठीक है, मतलब एक प्रकार का जो हमारा टैक्स फी है, एक चार्ज है, जो किसके थ्रू लगाया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू। किस पे? किसी पर्सन या बिजनेस। लेकिन रियल में देता कौन है? एक आम यूजर ही देता है। ठीक है, एक आम जनता ही देता है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास हो जाता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है टू पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो बताया गया है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है, पता है कोई? जल्दी से सर्च नहीं करना कहीं से, चलिए फास्ट बताया जा रहा है इंडिया इज फेडरल कंट्री। तो मैं एक एक वर्ड के शब्द के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन फेडरल कंट्री का मतलब होता है, कोई बता दे। कोई जल्दी सर्च ना करो, हिंदी बता दो, आप तो इंग्लिश तो बोल भी है यार। फेडरल कंट्री मतलब क्या होता है? हाँ, संवैधानिक, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। चलिए, फेडरल कंट्री बोलो तो संघीय देश। क्या होता है? संघीय देश, मतलब भारत एक संघीय देश है। क्या है? संघीय देश है, जहाँ पे दो लोगों का राज चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अभी भी भारत के अलावा कुछ ऐसे कंट्रियां हैं जहां पे एक ही लोग का राज चलता है, जैसे राष्ट्रपति, यूएसए की बात करें तो जो यूएसए मतलब राष्ट्रपति कह देगा, उसकी बातों को सबको मानना है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है, अगर केवल मोदी जी कह दे कि यह काम करना है, तो ऐसा संभव नहीं कि सारे स्टेट के लोग ऐसे करें, सारे सीएमओ कर सकते हैं, है क्या ऐसा? नहीं, अगर पार्टी सेम है तो चलेगा, अगर अलग हो तो नहीं। अगर मान लो, अगर योगी चाह दे कि मोदी जी यहाँ पे यूपी में न आए और आना चाहते हैं, तो ये 2 दिन के लिए रोक सकते हैं, इतनी क्षमता है सीएम के पास। हाँ, इतनी क्षमता दी गई है, हाँ, आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन आज ऐसा रूल है कि अगर वो चाह दे, वो सीएम जिस स्टेट का हो, कि हमारे पीएम न आए, कुछ टाइम के लिए मैं रोक दूं, जैसा है रोक सकते हो, इतनी क्षमता दी गई, पावर दी गई है। ठीक है, लेकिन अदर जो कंट्री बहुत सारे हैं, जैसे रूस हो गया, यूएसए हो गया, एक पता नहीं एक और आता है, वो जंगली आता है, कौन है जिसका नाम? हाँ, वो तो अलग ही है। ठीक है, उसका अलग ही राज चलता है, तो आप एक ही का, एक ही बॉस है। ठीक है, वो जो चाहेगा वही करेगा। ठीक है, हमारा भारत ऐसा है क्या? नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री। एक क्या है? एक संघीय देश है, जहाँ पे किसको किसको पावर दिया गया टैक्स लेने के? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही देखो बताया जा रहा है, इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है द पावर टू लेवी इन द कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना?
बोला हमारा भारत एक संघ के देश है जहाँ पे टैक्स लेने का अधिकार दोनों लोग को दिया गया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। क्लियर है सबको? चलिए फिर से देखो आगे बताया जा रहा है कि बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, द स्टेट कैन लेवी टू टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिफोर द जीएसटी, मतलब जीएसटी से पहले क्या रूल था संविधान का, बताया जा रहा है बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, द पावर, मतलब पहले जीएसटी से पहले जो पावर दिया गया था संविधान में, वो कैसे पावर दिया गया था? तो पावर दिया गया था सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब व्यापार में जितने लोग थे, तो व्यापार के टाइप्स हमने 3 बताया था, क्या क्या? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स और सर्विसेज। याद है शुरू में पहले भी पाया था कि व्यापारी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रेडिंग वाले होते हैं, एक सर्विस वाले होते हैं और एक मैन्युफैक्चरर वाले होते हैं। याद है आपको? ट्रेडिंग मतलब बना बना सामान खरीद के लाएगा, बेच के मार्जिन ऐड कर। मैन्युफैक्चरर मतलब सामान खरीद के लाएगा, कच्चा माल बनाएगा तब बेचेगा। और सर्विसेज मतलब केवल सेवा देता है, कोई गुड्स नहीं बेचता। तो यह बताया गया है कि जीएसटी से पहले संविधान में ऐसा पावर दिया गया था, लिखा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो टैक्स जो लेता था मैन्युफैक्चरर पे, मतलब जो भी व्यापारी कौन से थे, मैन्युफैक्चरर, मतलब जो सामान को क्या करते थे, निर्माण करते थे, बनाते थे, एंड रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस देते थे, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उस पे जो टैक्स लेता था, चार्ज करता था, कौन चार्ज करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे 3 व्यापारी बैठे हैं और तीनों यूपी के ही है, कुछ मैन्युफैक्चरर वाले हैं, कुछ सर्विसेज वाले हैं, कुछ ट्रेडर्स वाले हैं। लेकिन पहले जीएसटी से पहले, मतलब 2017 से पहले, जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017। मतलब जीएसटी से पहले ऐसा रूल था कि जितने यहाँ पे व्यापारी बैठे हैं मैन्युफैक्चरर, वह किसको टैक्स देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितने सर्विसेज वाले हैं वह किसको टैक्स देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो सामान केवल बेचता है कोई गुड्स ना, खरीद के लाया और बेच दिया, मतलब ट्रेडर्स वाले जो होते थे वो किसको देते थे? स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा ले लेता था और बहुत दिक्कत था यार। ठीक है, अब चाहे किसी भी स्टेट का हो, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में जाता था। अब दिक्कत होती थी, दिक्कत क्या होती थी कि कोई हमको काम करना था, कोई फंड लॉन्च करना था, कुछ बनाना था, ठीक है, आम जनता को कुछ सुविधा देना होता था, ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमको निर्भर रहना पड़ता था कि सर मुझे यह फंड दीजिए, यह सड़क हमको बनाना है, या हमको लॉन्च करना अपने यहाँ, ठीक है, यह विकास करना है। तो उतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आ पाता था जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। रीजन क्या था? देखिए स्टेट गवर्नमेंट केवल ट्रेडर्स वाले का पैसा लेता था और सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज और प्लस भारत में जितने स्टेट है सबसे लेता था। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब ऐसा तो है नहीं योगी जी चले जाएंगे बिहार में तो टैक्स लेंगे, ऐसा संभव है? अपना शासन वहां चला पाएंगे? ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह से लेता था, ऐसा रूल पॉलिसी बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी और दिक्कत क्या होती थी कि राज्य सरकार को टैक्स रेवेन्यू के लिए किस पे निर्भर रहना पड़ता था? सेंट्रल गवर्नमेंट पे, केंद्र सरकार पे। अब मान लो पार्टी दोनों सेम है, जैसे बोला जा रहा डबल इंजन सरकार, अब हल्ला कर रहे हैं सब ट्रिपल इंजन सरकार, नगर पालिका का आ गया चुनाव तो, ठीक है। मतलब क्या है, जब दोनों जगह एक ही है तो जाहिर सी बात है सुनवाई जल्दी से होगा, वो फंड बहुत जल्दी आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे अखिलेश जी है, वहां पे मोदी जी है, तो जाहिर सी बात थोड़ा सा दिक्कत होगा कम्युनिकेशन में, और इस समय बात करने में, कम्युनिकेशन में, पैसा आने में, फंड जारी करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है, तो इसलिए सारा रूल चेंज कर दिया गया और बोला गया बाबू इस समय ऐसा रूल नहीं चलेगा। कब से? जब से जीएसटी आया तब से, कि जितने मैन्युफैक्चरर है और जितने सर्विसेज है और जितने ट्रेडिंग वाले हैं, चाहे कोई भी व्यापारी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, दोनों का बराबर बराबर हिस्सा है। चलो अब मान लो मैन्युफैक्चरर वाला है, अगर 18% जो टैक्स ले रहा है ना,
तो 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल आज भी ले रहा है, पहले भी ले लेता था, ये पहले ज्यादा लेता था, बड़े व्यापारी से पैसा वही ले लेता था और छोटे व्यापारी को दे देता है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जब से जीएसटी आया रूल सब चेंज कर दिया गया और बोला गया बाबू जो जीएसटी से पहले जो रूल चलता था संविधान में लिखा गया था, जो पावर दिया गया था वो दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज वाले पे, और स्टेट गवर्नमेंट को किसको दिया था? सेल ऑफ गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स कौन करेगा? सामान बना बना मन खरीद के लाता और लाके बेच देता है। उसमें भी क्या होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता था, कहता इतना बेचे हो इतना हमको दे दो। तो ये दिक्कतें बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आम जनता तो पहले भी टैक्स देता था, आज भी देता है। हाँ, पहले टैक्स के ऊपर टैक्स देता था और आज थोड़ा कम देता है। अब कैसे देता है तो आगे मैं रूल पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? नहीं है। टैक्स क्या होता है समझ में आया? ठीक है।